Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Samar, your educator at EduBiz Academy. Friends, we have already started our lecture series on English grammar portion of your CETET paper 1. नाउ इन दिस लेक्चर आई थॉट कि हम पहले आपके साथ डिस्कस करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सीटेट पेपर 1 की बात करेंगे। तो सीटेट पेपर 1 के सिलेबस को हम देखते हैं, उनके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी आपके साथ 2021 का। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका ग्रामर भी पूछा जाता है तो वो क्वेश्चंस में किस तरह पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश में आपके सीटेट में आपको क्वेश्चंस 2 अनसीन पैसेज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इन फर्स्ट पैसेज आपको एक पैसेज दिया जाएगा फ्रॉम अ पोएट्री और एक पैसेज आपको दिया जाएगा फ्रॉम प्रोज और ड्रामा। कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी दे दी जाएगी या किसी भी टॉपिक पर कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, देन यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दैट पैसेज। एंड इन अदर पार्ट आपको पोएम दे दी जाएगी किसी भी तरह की, और उस पोएम को आपको कॉम्प्रीहेंड करके उसके आंसर्स देने। तो आज हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि हम किस तरह इसको कर पाते हैं। तो देखिए, टुडे वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 सीटेट पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इन दिस there is a paragraph given here. तो जब भी आपको क्वेश्चन में you have been given a comprehension और कोई भी पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, आप कोशिश करें कि पहले आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, ना कि क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले। सीधा क्वेश्चंस पर जाने से पहले आप उस पैराग्राफ को पहले एकदम पहली बार में पूरा पढ़ लें और ये कॉम्प्रीहेंड कर लें कि वो पैराग्राफ है किस चीज़ के ऊपर, वेदर इट इज़ ऑन किस टॉपिक पर है। ओके, उसका आप उसे एक बार जल्दी से पढ़ लिया करिए। लेट अस रीड फ्रॉम हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 पैराग्राफ्स आपको दिए हैं और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम जल्दी से इसको एक बार रीड कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये पैराग्राफ क्या बात कर रहा है हमसे। ये पैराग्राफ किस टॉपिक पर बेस्ड है या किस टॉपिक पर आधारित है। ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट्स अ लिटिल बिट of creation and of life itself. When the monsoon brings to northern India the first rains of summer, the parched earth opens its pores and quenches its thirst with a hiss of ecstasy. After baking in the sun for the last few months, the land looks cracked, dusty, and tired. Now, almost overnight, new grass springs up. There is a renewal everywhere, and the damp earth releases the fragrance sweeter than any devised by man. ओके, यहाँ हम देख सकते हैं कि बात कैसी हो रही है कि रेन ड्रॉप्स की हो रही है, बात मॉनसून के आने की हो रही है, मॉनसून की शुरुआत हो रही है, उसके ऊपर ये पैराग्राफ जो है वो आधारित है। आगे बढ़ते हैं। वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, grass, leaf, bird, blossom, insect, bird, animals, and the pounding heart of man. Small children run out of their homes, romp naked in the rain. Buffalo, which have spent the summer listlessly around the lakes gone dry, now plunge into a heaven of muddy water. Soon the lakes and rivers will overflow with the monsoon's generosity. Trekking in the Himalayan foothills, I recently walked off 4 kilometers with encountering habitation. I was just scolding myself for not having brought along a water bottle when I came across a patch of green on a rock face. I parted a curtain of tender maidenhair fern and discovered a tiny spring issuing from the rock nectar for thirsty traveler. इस वाले पैराग्राफ में हमने जल्दी से देखा कि जब बारिश आई, जब बरसात का मौसम शुरू हुआ तो किस तरह से बच्चों ने रिएक्ट किया, बफेलोज ने किस तरह से क्या क्या करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में वो आगे बात कर रहा है कि कैसे उसने अपना एक्सपीरियंस, राइटर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो चल रहा था तो उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या देखा। ये हमने हल्का सा देख लिया। आगे बढ़ते हैं। I stayed there for hours watching the water descend drop by drop into a tiny casement into a rock. In the rocks, each drop reflected creation. That same spring, I later discovered, joined other springs to form a swift tumbling stream, which went cascading down the hill into other stream until in the plains it became a part of a river. And that river flowed into another mightier river that kilometers later emptied into the ocean. Be like water,
thought of Lao Tzu philosopher and the founder of Taoism. Soft and limpid, it finds its way through, over and under any obstacle. It does not quarrel, it simply moves on. इस पैराग्राफ में हमने पूरा वाटर के बारे में देखा कि वाटर, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है कैसे अपना सफ़र जो है वो तय करती हैं और एक बड़ी रिवर का पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। और उस लाओ त्सू का क्या थॉट है वाटर को लेकर कि वो बताना चाहता है कि हमें ड्रॉप्स ऑफ वाटर से सीखना चाहिए और फिर कैसे वो अपने आप को क्वारल फ्री रखती है और कैसे वो सिंपली मूव करती है और जाके ओशन में या किसी भी रिवर में जाके मिलती है और अपनी एक बड़ी पहचान, एक छोटी ड्रॉप एक बड़ी पहचान कैसे बनाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इससे कॉम्प्रीहेंड अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें हमें हल्का सा इसे कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद, इस पैराग्राफ को समझने के बाद हमें क्वेश्चंस पर मूव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर, गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन एंड सिंगिंग सॉन्ग। तो यहाँ पे हमने किस पैराग्राफ में बच्चों की बात की थी, उन्होंने किस तरह एक्ट किया था जब जो है मानसून आया था। तो देखिए स्मॉल चिल्ड्रन, यहाँ देखिए small children run out of their homes to romp naked in the rain। तो वो जल्दी से घरों से बाहर निकले और बारिश में खेलने लगे। तो यहाँ पे रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन इज द मोस्ट सूटेबल आंसर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। द टाइनी स्प्रिंग इशू फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय, इनमें से क्या आपने देखा था पैराग्राफ में? थिक मॉस था, नहीं था। मेडन हेयर फन, ये वर्ड देखा दिखाया लग रहा है। बुशेस एंड क्रीपर्स, टॉल ग्रास। तो इसका आंसर यही है। आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था आई पार्टेड अ कर्टन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फन, ठीक है। उन्होंने जब ये प्लांट्स हैं बेसिकली, तो ये प्लांट्स हटाए तो उन्हें क्या नजर आया? टाइनी स्प्रिंग, झरना नजर आया पानी का, ठीक है। तो ये हो गया। टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज़ टू, एक रिवर का, एक बड़ी नदी का हिस्सा बनने के लिए एक टाइनी ड्रॉप, एक पानी की बूंद क्या करती है इनमें से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो आपके पैराग्राफ के हिसाब से? हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, सफर अ लॉट, मर्ज टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर हमने इस पैराग्राफ में देखा था कि टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर क्या करिए? join other springs to form a swift tumbling stream which went cascading down the hill into the stream until in the plains it became a part of river। ये देखिए वो एक रिवर का पार्ट बन रही है चलते चलते, ठीक है। अब जो है यहाँ पे उसने क्या किया? अपनी आइडेंटिटी को मर्ज किया। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब से वो एक अब किसका हिस्सा बन गई? एक बड़ी रिवर का हिस्सा बन गई। तो इसका आंसर यही होगा, मर्ज इट आइडेंटिटी। Which of the following words is most similar in the meaning to the word pounding? यहाँ पे देखिए पाउंडिंग वर्ड का क्या मतलब है, पहले आप अपने दिमाग में सोचिए कि पाउंडिंग वर्ड का क्या मतलब है। पाउंडिंग मीन्स हार्ट बीट, दिल के धड़कने को बोलते हैं। और यहाँ पे पैराग्राफ टू में इन ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, सबसे सिमिलर वर्ड आप पाउंडिंग का इन ऑप्शंस में से क्या है ये पूछा गया है। तो शेकिंग का मतलब हिलना होता है, ये तो होगा ही नहीं। बीनम्बिंग का मतलब लाइफलेस, ये भी नहीं होगा। सिंकिंग मतलब क्या होता है? डूबना होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो पैल्पिटेटिंग जो है वो वर्ड इससे मिलता जुलता नज़र आ रहा है। पाउंडिंग जो है यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हुआ है पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। देखिए पैराग्राफ 2 में दे रखा है वाटर ब्रिंग्स जॉयज टू अर्थ, ग्रास, लीफ, बर्ड, बॉसम, इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल्स एंड द पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन। जब बारिश आई थी, बरसात हुई थी, तो सब लोग जो है वो खुशी से झूमने लगे थे। तो यहाँ पे पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन यानी दिल के धड़कने की बात हो रही है खुशी से, ठीक है। तो वही चीज़ है इस क्वेश्चन में। पैल्पिटेटिंग का मतलब होता है बीटिंग, तो यहाँ पे पाउंडिंग मीन्स बीटिंग ऑफ हार्ट, पैल्पिटेटिंग ऑल्सो मीन्स बीटिंग। तो ये जो है वो मैचिंग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, in their meaning। Next देखिए which one of the following word is most opposite in the meaning to the word descend as used in this passage। पैरा 3 में descend किस फॉर्म में यूज हुआ है? descend का नॉर्मल जनरल मीनिंग क्या है? बड़े से छोटा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर हम जानते हैं। और डिसेंड मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा या ऊपर से नीचे, ठीक है, ये होता है मीनिंग। तो पैराग्राफ में देखिए किस फॉर्म में यूज हुआ है? आई स्टेड देयर
वॉचिंग द वाटर डिसेंड, यहाँ पे वाटर डिसेंड कर रहा है, यानी वाटर जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू अ टाइनी केसमेंट इनटू द रॉक्स, और वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, डिसेंड कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका होगा असेंड। असेंड मतलब छोटे से बड़ा या नीचे से ऊपर, ठीक है, तो इसका अपोजिट डिसेंड का क्या हो जाएगा, असेंड। होवर नहीं हो सकता, जूम नहीं हो सकता, यू नो द मीनिंग, फ्लो मतलब बहना, होवर मतलब टू स्टे समवेयर इन द एयर, जूम मतलब टू मूव। तो यहाँ पे सबसे जो अपोजिट इसका मीनिंग है, डिसेंड का जो अपोजिट होगा वो होगा असेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो फर्स्ट तो आपको सेंटेंस को समझना है, ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है कि वो जानता है कि वो अपने प्रॉमिस पर जाएगा, तो गो बैक नहीं होगा, आंसर यही यहाँ पे गड़बड़ है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, आई मीन दिस इज अ एरर इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे कुछ और आएगा, क्या हो सकता है, फॉल बैक हो सकता है कि वो अपने प्रॉमिस पर रहेगा या वो अपने प्रॉमिस पर जाएगा, गो बैक नहीं होगा। ओके, ही न्यू दैट ही विल फॉल बैक ऑन हिज प्रॉमिस, वो अपने प्रॉमिस पर ही रहेगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नॉट ट्रू, इसमें देखिए, देर इज अ रिन्यूएबल एवरीवेयर, न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड, द डैम्प अर्थ रिलीजेस अ स्वीट फ्रेगनेंस। इसमें से क्या आपको पैराग्राफ में नजर नहीं आया है, तो हम जल्दी से पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। देखिए कहाँ पर हमने ये सब देखा था, हमने देखा था यहाँ पर, देयर इज अ रिन्यूएबल एवरीवेयर, एक सेंटेंस आपको मिल गया। ओके, न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, ये भी सेंटेंस आपको मिल गया। फ्रेगनेंस स्वीटर देन एनी डिवाइस बाय रिलीजेस डैम्प, ओके, डैम्प अर्थ रिलीजेस अ फ्रेगनेंस स्वीटर देन एनी डिवाइस बाय मैन, ये भी हमें मिल गया। तो हमें 3 सेंटेंसेस मिल गया, चौथा जो नहीं मिला है वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन का है, देखिए, देयर इज अ रिन्यूएबल एवरीवेयर, ये भी हमें मिला था। कौन सा सेंटेंस हमें नहीं मिला था, न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, ये भी मिला था। स्वेल्टरिंग हीट, यही आंसर होगा इसका, sweltering heats come to an end. Okay, this part of the sentence is not true because this is not mentioned in the passage, all other parts are mentioned in the passage. Okay, ओके, आपको जो जवाब देना है वो आपको पैसेज के हिसाब से देना है, ये नहीं देना है कि वहाँ पे उसकी मीनिंग करेक्ट है या नहीं है, ये सब नहीं देखना। आपको क्वेश्चन को जो है, पूरे क्वेश्चंस को किससे रिलेट करना है, पैसेज से रिलेट करते हुए आपको आगे मूव ऑन करना है। द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, इसमें से क्या नहीं वर्ड गिवन है। देखिए अब अगेन हम लोग पैसेज की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे पैसेज में क्या नहीं गिवन है। देखिए, after baking in the sun for last few months, the land looked cracked, cracked वो दे रखा है, dusty दे रखा है, and tired दे रखा है। 3 वर्ड दे रखे हैं, क्रैक, डस्टी एंड टायर्ड। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए, डज नॉट लुक मतलब क्या नहीं था इसमें, क्रैक्ड, डस्टी, टायर्ड, ब्राउन नहीं था ना, तो दिस विल बी योर राइट आंसर, ब्राउन। ओके ओके, नाउ यहाँ पे ये फर्स्ट पैसेज हैज़ एंड, आपका पहला पैसेज जो है वो ख़त्म होता है। अब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैसेज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पोएम। नेक्स्ट पैसेज आपको एक पोएम की शक्ल में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैसेज को पढ़ा पहले एक बार, फिर उसके बाद जब हमने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस को हमने किससे रिलेट किया, पैसेज से रिलेट किया, और हमने राइट आंसर्स फाइंड आउट किए। तो ये काम आपको क्वेश्चन पेपर में, ये इतना इतना ये मैंने आपको बताया है तरीका, लेकिन इस तरीके को फास्टली कैसे करना है, बहुत क्विकली करना है, इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो ये कैसे आप कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशंस को प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ आपसे हो जाएगी। और बिल्कुल जो है अपने कॉन्सेप्ट जो है, ग्रामर रूल्स वगैरह सारे आप बिल्कुल क्लियर रखें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए पोएम की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। ओके, a tree whose hungry mouth is pressed
against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at a god all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, it but only God can make a tree. तो poem is very lovely. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पोएम को हमने समझ के क्या है कि ट्री के बारे में बात हो रही है पूरी, हमने इसको हल्का हल्का जो है वो माइंड में आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंड कर लेना है, इसका मीनिंग जो है वो थोड़ा बहुत कर लेना है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी आंसर्स करेंगे. द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ्स फ्लोइंग ब्रेस्ट टू. जो ट्री जो है अपना मुंह जो है वो खोलता है धरती की छाती की तरफ. तो क्यों खोलता है और क्या वजह है उसके ऐसे करने की? एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड टू इट, ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एक्सप्रेसेस लव. तो हमें पता है कि धरती से ट्री को क्या मिलता है, सस्टेनेंस मिलता है, लाइफ मिलती है उसकी वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट्स फ्लोइंग ब्रेस्ट. ठीक है, तो उससे उसको सस्टेनेंस मिलता है. तो करेक्ट आंसर इज दिस. इसलिए वो अपना वो भूख में जो है उसकी तरफ देखता है और धरती की तरफ जो है अपना मुंह खोलता है कि भाई मुझे खाना चाहिए. ठीक है, सस्टेनेंस चाहिए. The tree prays to God by swinging its branches, lifting her arms, producing fruits and flowers, providing shade to travelers. ठीक है, now here what they're saying कि trees pray to God. जब tree यहाँ पे जो है वो प्रार्थना कर रहा है और वो किस तरह कर रहा है देखिए. A tree that looks at God all day lifts her leafy arms to pray. तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग ही हमें देना है. सॉरी, इसका आंसर हम इसके अकॉर्डिंग देंगे. यहाँ देखिए, लिफ्टिंग हर आर्म्स. ओके, ट्री प्रेज टू गॉड बाय लिफ्टिंग हर आर्म्स. बाकी नहीं होगा इसमें. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम. ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी सेंटेंस है जो पोएम के हिसाब से सही नहीं है. द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बॉसम. द ट्री सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. द ट्री अलाउज बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट. इट लिव्स क्लोजली विद द रेन. अब हमें इसमें सारी लाइन्स को देखना है ट्री क्या क्या कर रहा है. नेस्ट ऑफ रॉबिन्स, नेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे. जो ट्री जो है वो अलाउ कर रहा है नेस्ट बनाने के लिए उसके ऊपर. ठीक है, अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज़ लेन. ओके, स्नोफॉल हो रही है उसके ऊपर. हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन. ट्री जो है वो इंटीमेटली रेन के साथ लिव करते हैं. रेन जो है वो ट्री की वजह से ही आती है, यू ऑल नो. ठीक है, द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बॉसम. येस, करेक्ट, ये हो रहा है. द ट्री सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. इसका अभी हमें नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू द पोएम. द ट्री अलाउज बर्ड्स टू. येस, ट्री इज अलाउइंग बर्ड्स. इट ऑल्सो लिव्स क्लोजली विद इट. ये 3 सेंटेंसेस हमें पैराग्राफ में मिल गए. यहाँ देखिए, येस, ट्री इज अलाउइंग रॉबिन्स टू build nest. Okay, tree is also welcoming snow on its bosom. Okay, and tree also lives intimately with rain. तो क्या नहीं है हमें, तो आपका होगा कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा, ये वाला. तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, दिस इज योर ऑप्शन. ठीक है, द ट्री सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये जो है वो हमें पोएम में नहीं मिला. बाकी सब हमें पोएम में मिल गए. आगे बढ़ते हैं. देखिए, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन लाइन 3 and 4. 3 and 4 लाइन पे जल्दी से जाते हैं. 1 2 3 and 4 ये लाइन है. अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट्स फ्लोइंग ब्रेस्ट. देखिए, ये वर्ड्स जो हैं कुछ सिमिलर हैं. ठीक है, इसमें राइमिंग स्कीम नज़र आ रही है हमें. कौन सी राइमिंग स्कीम नज़र आ रही है? एलिट्रेशन. जब आपकी साउंड सिमिलर निकलती है, प्रेस्ड, ब्रेस्ट, सेम कॉन्सोनेंट, सेम साउंड जो है, सेम साउंड मिल रहा है हमें, रिपीटिशन मिल रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी एलिट्रेशन. आपको जो है मैं एक चैप्टर करवाऊंगी. एक इसमें जो है सारी आपकी फिगर ऑफ स्पीच वगैरह हम उसमें डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में.
ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। इसमें आपको कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच नज़र आ रहा है जो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं? यहाँ देखिए लाइक वर्ड यूज़ हो रहा है। लाइक और एज वर्ड जहाँ पे यूज़ होता है हमें मालूम है वहाँ पे किसकी बात होती है? सिमिली की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सिमिली है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एलिट्रेशन है। ठीक है, ओके। द वर्ड माउथ इन द लाइन 3 रेफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री। डैश ऑफ द ट्री, यहाँ पे माउथ जो है, ट्री जो है अपना खाना किससे खाता है? ट्री को आपको पता है कि वो अपना खाना इनमें से क्या, क्राउन, ब्रांचेस, ट्रंक, रूट्स, हम सबको पता है प्लांट्स के बारे में कि रूट्स से जो है वो अपना खाना खाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर 4 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ट्री जो रूट्स हैं वो जो जड़ें होती हैं पौधे की ज़मीन के नीचे होती हैं, उसी से ही वो ज़मीन से जो है अपना पानी और पोषण, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स लेता है, जिससे वो फिर पलता है और बढ़ता है। यू ऑल नो दैट। तो यहाँ पे रूट्स जो होगा वो उसका माउथ हो जाएगा ट्री का। ओके, रूट्स इसका आंसर होगा। इसको हम लोग देख भी लेते हैं माउथ इन लाइन 3। लाइन 3 में जाके हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसे। देखिए, हंग्री, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। अर्थ को जो है स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट बोला है और ट्री जो है अपना माउथ उस पर प्रेस्ट कर रहा है, यानी माउथ यानी जड़ें जो है वो फैला रहा है अपनी अर्थ की धरती पर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री कौन सा पार्ट हो गया? आपके रूट्स हो गए वो पार्ट। ठीक है, ओके ओके। Now here I will end this video. Okay, our 2 paragraphs, we have seen 2 unseen passages. One was in the form of short paragraph of in the form of a short story कह सकते हैं आप, short prose कह सकते हैं। ठीक है, and the other was in the form of poem. तो हमने दोनों ही देखे कि हमें किस तरह आंसर करना है। पोएम के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, और अगर प्रोज या शॉर्ट स्टोरी या कोई ड्रामा आ जाए तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं। देखिए, लैंग्वेज में अगर आपको आपकी जो भी स्किल्स चेकआउट होंगी वो इसी पैसेज के क्वेश्चंस के थ्रू चेकआउट होंगी, वेदर इट इज़ योर लैंग्वेज स्किल्स, वेदर इट इज़ योर ग्रामर स्किल्स। तो इसलिए हम सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे जो भी आपका सिलेबस है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पे जो होल्ड है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। क्योंकि सीटेट में चाहे वो पेपर 1 हो या वो पेपर 2 हो, आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में ही पूछा जाता है। बस थोड़ा पेपर 2 में डिफ़िकल्टी लेवल वो है आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो हियर आई विल एंड दिस वीडियो। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।